हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम कैब एग्जाम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। साथ के साथ वी विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू एमसीक्यूज इन दिस फाउंडेशन सीरीज का आज का जो लेक्चर है। ठीक है, तो मॉड्यूल ए चैप्टर 2 हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज। तो एलआरएस से रिलेटेड फीमा एक्ट में कौन कौन से जो रेमिटेंसेस है वो अलाउड है, प्रोहिबिटेड है, ये सब हम देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, एट द एंड वी विल हैव अ लुक एट अ फ्यू एमसीक्यूज ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फीमा एक्ट रिलेटेड काफी चीजें कि ये क्या है, एलआरएस क्या होता है, कब लाया गया था, ये सब पिछले सेशन में हम देख चुके हैं। करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरियस रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ फीमा एक्ट। अब हम देख रहे हैं परमिसिबल एंड नॉन परमिसिबल जो रेमिटेंसेस है उनके बारे में यहाँ पर। ठीक है, तो ये परमिसिबल रेमिटेंस, नॉन परमिसिबल रेमिटेंस का मतलब क्या है, तो हम ये पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि अगर लेट से मैं हूँ यहाँ पर और मेरे फैमिली के कोई मेंबर रहते सॉरी रहते हैं आउटसाइड इंडिया, लेट से यूएसए। तो वहां पर मैं यहाँ से जो है पैसे भेज रहा हूँ, या फिर आई एम सेंडिंग इट फॉर वेरियस पर्पसेस, या फिर मैं यहाँ से पैसों को कन्वर्ट करके लेकर जा रहा हूँ आउटसाइड इंडिया ताकि मैं वहां पर एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकूँ। तो देयर कैन बी डिफरेंट पर्पसेस। तो ये सारे पर्पसेस के लिए जो भी मनी ले जाया जा रहा है, दैट मनी इज कॉल्ड रेमिटेंस। और ये रेमिटेंस के डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं बेस्ड अपॉन द पर्पस। इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ चीज़ों को अलाउ किया गया है, कुछ पर्पसेस के लिए, कुछ के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम टैक्स अवॉइडेंस से रिलेटेड, टेररिज्म, या फिर सम इलीगल एक्ट्स को, या मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें करने से रिलेटेड भी पैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। दैट इज वाई वी हैव टू कीप अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ओवर दिस। तो परमिसिबल नॉन परमिसिबल रेमिटेंसेस में जो हमारा फीमा एक्ट है इसके 3 शेड्यूल्स हैं। इस एक्ट के शेड्यूल्स में दिया हुआ है कि कौन से रेमिटेंसेस परमिसिबल हैं, कौन से नहीं है, एज पर द एलआरएस। ठीक है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम सॉरी। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, नॉन परमिसिबल जो रेमिटेंसेस है उनके बारे में, प्रोहिबिटेड रेमिटेंसेस। तो कौन कौन से नॉन परमिसिबल है यहाँ पर, रेमिटेंस जो भी मार्जिन और मार्जिन कॉल्स ओवर ओवरसीज एक्सचेंज, ओवरसीज काउंटर पार्टीज। तो कई बार ओवरसीज एक्सचेंजेस, वहां पर आप देखते हो कि मार्जिन ये लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डीलिंग की है जहां पर आपको 100 रुपीज देना पड़ रहा है राइट, इन टोटल। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जस्ट 1 रुपी दे रहे हो इनिशियली टू द पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज या फिर जो भी एंटिटी है, और ये डीलिंग कर ले रहे हो। तो ये डीलिंग करा दिया जाएगा, बट लेटर ऑन यू हैव टू पे द रिमेनिंग 99 रुपीज ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से दिस 1 रुपीज कॉल्ड द मार्जिन, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, या ये मोस्टली एक्सचेंजेस पे होता है। तो इससे रिलेटेड अब अगर मनी भेजा जा रहा है कि आप ये मार्जिन के लिए पैसा जो है सेंड कर रहे हो, तो वो एलआरएस के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि ये कमर्शियल पर्पसेस से ज़्यादातर हो गया। ठीक है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर्स और होली ओन्ड सब्सिडियरीज अब्रॉड। ठीक है, तो जो भी एक्सपोर्ट्स आपने किए हैं, आपने कुछ एक्सपोर्ट्स भेजे हैं, एंड वो एक्सपोर्ट्स एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट वेंचर्स एंड होली ओन्ड सब्सिडियरीज आपके जो हैं अब्रॉड, उनके साथ आपने कर रखा है, उनको भेज रखा है, और इस पर आपको कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये कमीशन का जो मूवमेंट है इन एंड आउट ऑफ इंडिया, ऑन दैट एलआरएस विल नॉट अप्लाई। कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन ठीक है, बैंड या प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन्स जो हैं उनसे रिलेटेड रेमिटेंस विल नॉट बी समथिंग दैट कैन बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एलआरएस स्कीम। ऑब्वियसली बैंड है, प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन है जिसे अलाउ नहीं किया जा रहा, उससे रिलेटेड रेमिटेंस क्यों अलाउ करेंगे। देन परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो कि इंडियन कंपनीज के द्वारा ब्रॉड इशू किए जा रहे हैं, उसके लिए भी यू कैन नॉट सेंड द रेमिटेंस। ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए नहीं कर सकते। लेटर ऑन, remittance of dividends by any company to which the requirement of dividend balancing is applicable। ठीक है, तो अगर डिविडेंड्स किसी कंपनी को डिविडेंड देने से रिलेटेड आप सेंड कर रहे हो, दैट इज आल्सो नॉट परमिटेड। इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट। ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट है
वो एक तरह का अकाउंट है जहां पर आपको ऐसे फैसिलिटीज मिल रहे हैं जहां पर लेट्स से देयर इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन और वो इंडिया में या फिर कोई और एंटिटी है आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में कुछ एक्टिविटीज कर रहा है एंड रुपी अकाउंट ओपन किया उसने और उसमें सारे वो एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज, प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो पैसे आ रहे हैं उनको सेव कर रहे हैं। तो दैट इज नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट। और ये अकाउंट के अंदर जो भी पैसा है उस पर अगर कोई इंटरेस्ट इनकम आ रहा है उसको रेमिट नहीं किया जा सकता एज पार्ट ऑफ एलआरएस। नॉर्मल मनी जो है उसे सेंड किया जा सकता है बट इंटरेस्ट इनकम नहीं। लॉटरी विनिंग्स ये तो ऑब्वियसली नहीं है, रेसिंग राइडिंग ये सारी चीजें एंड रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से इसके थ्रू भी एक्सपोर्ट्स अगर किए जा रहे हैं उस पर भी अगर कमीशन मिल रहा है तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल, दैट इज नॉट परमिसेबल। अब ये तो हुआ फर्स्ट शेड्यूल जहां पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से रेमिटेंसेस प्रोहिबिटेड हैं। नो विच रेमिटेंसेस आर एक्चुअली अलाउड एज पर द अप्रूवल। ठीक है, कुछ रेमिटेंसेस ऐसे हैं जो कि मिनिस्ट्रीज अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े एक्टिविटीज जिससे रिलेटेड मनी को ट्रांसफर किया जा सकता है आउटसाइड इंडिया एंड वो मिनिस्ट्रीज अप्रूव कर सकते हैं इन इंडिया। ठीक है, व्हाट आर दोस? रेमिटेंस टुवर्ड्स कल्चरल टूर्स, अगर आप कल्चरल टूर कर रहे हो आउटसाइड इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। देन एडवर्टाइजमेंट्स इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फॉरेन प्रिंट मीडिया में आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और वो प्रिंट मीडिया को पेमेंट कर रहे हो, तो एलआरएस के अंडर नहीं आएगा ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। रेमिटेंस टुवर्ड्स फ्लीट्स ऑफ वेसल्स चार्टर्ड बाय पीएसयूज। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा ये चीजें अगर की जा रही हैं, सॉरी ये जो फॉरेन प्रिंट मीडिया है दिस कैन बी अलाउड एंड ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलाउ करेगा। ठीक है, देन रेमिटेंस टुवर्ड्स फ्रीड्स ऑफ वेसल्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स से रिलेटेड फ्रीड्स जो है मूवमेंट हो रहे हैं तो उनका पेमेंट आप कर रहे हो और वो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका इसको अप्रूव करेगा। इंपोर्ट्स थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट अगर किया जा रहा है एंड उस पर पेमेंट किया जा रहा है इन फॉरेन करेंसीज तो मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट के द्वारा अगेन ये अप्रूव किया जाएगा। हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स फॉर टीवी चैनल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड इंडिया से बाहर अगर किया जा रहा है एंड उसके लिए पैसे भेजे जा रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये इसका अप्रूवल देगा। प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज गोइंग टू गिव द इस चीज को जो है अप्रूव करेगा। देन थर्ड शेड्यूल, एक और शेड्यूल है, इस शेड्यूल में रेमिटेंस दिए हुए हैं जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कर सकते हैं और इनको अप्रूव कौन कर सकता है? ऑथराइज्ड डीलर बैंक कैन अप्रूव। ठीक है, अपने एंड पर। तो कौन से? ये प्राइवेट विजिट्स, किसी कंट्री को आप जा रहे हो नेपाल भूटान को छोड़कर, तब आप पैसे कन्वर्ट करके ले जा सकते हो और वो ऑथराइज्ड डीलर बैंक अप्रूव कर सकता है। गिफ्ट या डोनेशन के लिए पैसे आप बाहर भेज रहे हो, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी एनजीओ में डोनेट कर रहे हैं मनी, देन इट कैन बी डन। ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो है वो अप्रूव कर सकता है। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, यस, एमिग्रेशन अगर आप मूव कर रहे हो। देन मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड में जो है उनके लिए आप देख रहे हो ये सारे जो है काफी जेन्यून रीजन से लग रहे हैं जिसके लिए पैसे आप इंडिया से बाहर भेज रहे हो तो वो सारे ऑथराइज्ड डीलर बैंक कैन अप्रूव। बट ये सारे अगर आप कर रहे हो देन दिस इज प्रोहिबिटेड और यहाँ पर थोड़ी चेकिंग इज रिक्वायर्ड है कि उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही जा रहा है या नहीं। सो दैट इज वाई ये मिनिस्ट्रीज अप्रूव करेंगे। तो ट्रैवल फॉर बिजनेस बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, यस, एक कंपनी, आप एक अटेंडेंट की तरह पेशेंट के साथ जा रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो यू कैन, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे आप ले जा रहे हो बाहर, स्टडीज के लिए ले जा रहे हो, आर्ट के ऑब्जेक्ट्स को परचेज करने के लिए ले जा रहे हो, यस यू कैन डू दैट। रेमिटेंस टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब भी किया जा सकता है। नाउ देयर आर अ फ्यू ऑपरेशनल गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड जो कि हमें समझने होंगे रेमिटेंस रिलेटेड। तो सबसे पहले जनरल गाइडलाइंस की आपको पैन जो है रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, पैन का नंबर कोट करना होगा। जो भी बैंक ब्रांच है कस्टमर डेजिग्नेट करना होगा कस्टमर को कि कौन से पर्टिकुलर बैंक ब्रांच के थ्रू ये रेमिटेंस करवाया जाना है। और जो भी ट्रांजैक्शन है किसी भी कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि हम देख चुके हैं वाटर कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो मैक्सिमम ऑफ $250,000 $250,000 सॉरी तक यू कैन सेंड पर फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में $250,000 तक ही आप सेंड कर सकते हो।
ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक साल के अंदर क्यूमुलेटिवली ये ऐड होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने में आपने $10,000 सेंड किए, ठीक है, तो आपके खाते में अभी कितने हैं, $240,000 ही खाली बचे हैं, जो आप इस साल सेंड कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर में। तो आई होप दैट इज वेरी क्लियर, क्यूमुलेटिवली ऐड होते जाते हैं। इस पे केस स्टडीज भी है, वी विल डू एट द एंड। करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड फ्रीक्वेंसी पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है ये चीज, जितनी बार भी भेज सकते हो, लेकिन आपका लिमिट जो पूरे एक साल में है $250,000। इससे ज्यादा अगर आपको भेजना है तो आरबीआई से परमिशन लेना होगा, और साथ के साथ क्रेडिट, डेबिट, एटीएम कार्ड्स वगैरह, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वगैरह की जा सकते हैं सोल प्रोप्राइटर के द्वारा। फॉरेन सिटीजन्स जो कि रेजिडेंट है इंडिया में 3 साल से कम समय के लिए, वो एलआरएस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, आरबीआई यहाँ पर कोई भी जो है डज नॉट प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड बाय ऑथराइज्ड डीलर टू परमिट प्राइवेट रेमिटेंस, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स नहीं, बट देन या फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड हियर एनीवे। फॉर्म A2 नाम का फॉर्म जो है, फीमा डिक्लेरेशन इसके साथ साथ, एंड सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। $US से 25,000 तक है तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल होगा, पैन वैन लेके दे विल सेंड द रेमिटेंस। बट उससे ज़्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होगा, जैसे कि फंड्स का डिक्लेरेशन, पैन, आईडी, टिकट, वीज़ा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी उस पर, ठीक है। Which among the following remittance are provided under the LRS? Remittance for margins to overseas exchanges, remittance out of lottery winnings, remittance for purchase of lottery tickets, gift। ठीक है, नॉट प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड सॉरी। तो इनमें से कौन सा प्रोहिबिटेड है, तो गिफ्ट जो है वो ऑथराइज डीलर अलाउ कर सकता है, बट ये दोनों आर प्रोहिबिटेड अंडर एलआरएस, ये नहीं सेंड कर सकते। सेंड भी करेंगे तो एलआरएस के अंडर नहीं आएगा, तो 1 and 2 ओनली, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फीमा एक्ट के अंदर फ्रीली कितना अमाउंट अलाउ कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो आप रेमिट कर सकते हो आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितना अमाउंट है वो, $250,000 पर ईयर, $500,000, $750,000, $50,000 पर ईयर, इसमें से कितना है, राइट। I hope all of these things are very clear. You can always let us know your queries 8146207241 पर कॉल करके, या फिर hello@edutab.co.in पर आप जो है हमें बता सकते हो कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, and if you have any queries you can send them here, right? All the best for your preparation, my dear friends, and thank you.